नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य में इकाई 10 में आपका हो रहा है हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएँ, जिसमें कई विधाओं की बात कई रचनाओं की बात हम लोगों ने कर ली है। जैसे तुलसीराम की मुर्दहिया की बात हम लोग कर चुके हैं, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में हम लोग बात कर चुके हैं, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा हो चुका है, हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव हो चुका है, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ हो चुका है। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय की बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं, जितने लोग ऑनलाइन मेंबर्स हैं जो एडमिशन ले चुके हैं, उनको आज एक और भी रचना मिलेगी और अज्ञेय जी की रचना। और आज ही हम लोग बात करेंगे अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय जी की रचना। तो इस तरीके से ये भी आपका हो जाएगा। तो बस आपके पास 6 या 7 रचनाएं और बचेंगी, तो उसको भी देखते हैं, 2-3 दिन में पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर अभी आपका बाकी है उपन्यास। अभी उपन्यास इकाई की बात करनी है और इसके बाद में वैचारिक पृष्ठभूमि बाकी है, उसकी भी बात करनी है। अगर आप हमारे नए मेंबर्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो 8052584004 पर आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके फ़ीस की सारी जानकारी ले सकते हैं। और रही बात परीक्षा की, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर परीक्षा का क्या होगा, परीक्षा कब होगी। तो देखिए, आज आप दैनिक जागरण पेपर में भी देख लीजिए, जेईई परीक्षा के बारे में बताया गया कि जुलाई में होगी। ठीक उसी तरीके से आप लोगों की परीक्षा जहां तक है 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई में हो जानी चाहिए, उम्मीद तो यही है। और बाकी क्या होगा देखा जाएगा। खैर, आगे आप अपनी पढ़ाई के लिए तत्परता के साथ आप लगे रहें, क्योंकि आपका तो टारगेट नेट या जीआरएफ है। जिनका टारगेट नेट है उनका नेट है, जिनका जीआरएफ है वो जीआरएफ के लिए लगे हुए हैं। परीक्षा चाहे जुलाई में हो अंत में और चाहे अगस्त में हो, क्या दिक्कत है। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ लोग बहुत आराम से बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है देखा जाएगा। खैर, उन सब बातों पे हम लोगों को चर्चा करने का समय नहीं है। आप लगातार लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आइए बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना। और सबसे पहले बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि यह ऐसे लेखक हैं, ऐसे कवि हैं कि जिनके बारे में कभी भी किसी भी प्रश्न पत्र में आप देख लीजिए, इनसे ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका समय कम से कम 10 मिनट पहले लेंगे, दिनकर जी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद तब आपके पाठ्यक्रम में जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, जिन्हें राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इन्हें अनल कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1908 ईस्वी में मुंगेर के सिमरिया में हुआ था। दिनकर जी छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इनकी रचनाओं में संवेदना और विचार का बड़ा समन्वय दिखाई पड़ता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता, यह सबसे बड़ी इनकी विशेषता है। साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि इन्होंने राष्ट्र को उसकी तात्कालिक घटनाओं, यातनाओं, विषमताओं, समताओं आदि के ही रूप में नहीं, बल्कि उसकी संश्लिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के रूप में भी पहचाना है, और उसके प्राचीन मूल्यों का नए जीवन संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में आकलन कर एक ओर उन्हें जीवंतता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान की समस्याओं और आकांक्षाओं को महत्व देते हुए उन्हें अपने प्राचीन किंतु जीवंत मूल्यों से जोड़ना चाहा है। कुरुक्षेत्र में भीष्म के माध्यम से उनकी कही बातें उपर्युक्त अंश को चरितार्थ करती हैं। भीष्म के माध्यम से कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा है कि कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि दिनकर जी ने कहा है
विद्या क्या है? विद्या के बारे में उन्होंने कहा कि विद्या समुद्र की सतह पर उठती हुई तरंगों का नाम है, किंतु अनुभूति समुद्र की अंतरात्मा में बसती है। इन्होंने अनुभूतियों की बात की है। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो तो जानते हैं, हमारी वीडियो को जब देखते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठते हैं। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं, आप अगर नए हैं तो अब जब भी आप बैठिएगा तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जो नई चीज़ें बताई जाएँ अलग से उन्हें आप लिखते चलें। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि विद्या समुद्र की सतह पर उठती हुई तरंगों का नाम है, किंतु अनुभूति समुद्र की अंतरात्मा में बसती है। अनुभूति को इन्होंने ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि अनुभूति समुद्र की अंतरात्मा में बसती है। अनुभूति के ही आधार पर इन्होंने और भी बताया, कहा कि हमारा धर्म पंडितों की नहीं, संतों और दृष्टाओं की रचना है। हिंदुत्व का मूलाधार विद्या और ज्ञान नहीं है, बल्कि सीधी अनुभूति है। तो उन्होंने अनुभूति पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और अनुभूति के साथ साथ भावना पर भी इन्होंने कहा कि जिस मनुष्य में भावना का संचार न हो, जिस मनुष्य में भावना का संचार न हो, जिसे अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, उसका हृदय नहीं पत्थर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आपके लिए हो सकता है। परीक्षा की दृष्टि से आप लिख रहे होंगे, उम्मीद है कि आप जरूर लिख रहे होंगे कि जिस मनुष्य में भावना का संचार न हो, जिसे अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, उसका हृदय नहीं पत्थर है। ये किसका कथन है? तो रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। दिनकर जी की और कुछ जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे आप जानते होंगे, ये मैंने कालक्रमानुसार ही लिख दिया है, आगे वर्ष नहीं लिखा है, लेकिन ये सारी रचनाएं कालक्रमानुसार हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, रश्मरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते आदि रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं। जैसे आप जानते होंगे बुद्धदेव, कलातीर्थ, कलिंग विजय। ये जो रचनाएं हैं ये सांस्कृतिक संदेश की वाहिका हैं। यानी बुद्धदेव, कलातीर्थ और कलिंग विजय सांस्कृतिक संदेश की वाहिका हैं। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि संस्कृति के 4 अध्याय करने से पहले दिनकर जी के बारे में कम से कम 10 मिनट का आपका समय लेंगे, तो यही 10 मिनट का आपका समय लिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो ये रचनाएं आप देख रहे हैं, तो इसमें जो रेणुका और हुंकार देख रहे हैं, रेणुका और हुंकार पराधीनता काल की रचनाएं हैं। कब की रचनाएं हैं? तो पराधीनता काल की रचनाएं हैं। वहीं इन्होंने एक कविता लिखी दिनकर जी ने, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म जो कविता लिखा है इन्होंने, वो उसमें 26 जनवरी 1950 को संबोधित करके कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वहीं अगर रसवंती की बात करें तो रसवंती में रसवंती में यौवन, सौंदर्य और विरह व्यथा की गीत इसमें मिलती है। दिनकर जी को 1972 ईस्वी में चंपू काव्य उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असल में उर्वशी जो है ये 5 अंकों में विभाजित एक काव्य रूपक है। इसका केंद्रीय भाव प्रेम है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण किया गया है। जहाँ पुरुरवा धरती पुत्र हैं, वहीं उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी हैं। पुरुरवा के भीतर देवत्व की तृषा है, तो उर्वशी सहज निश्चिंत भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। वहीं अगर रश्मरथी की बात करें, सही कर लीजिएगा, यहाँ पर माँ पे मात्रा नहीं है, गलती से लग गया। तो रश्मरथी की बात करें तो रश्मरथी का जो नायक है वो कौन है? तो इसका नायक आप सभी लोग जानते हैं, नायक कर्ण है। कर्ण के माध्यम से सामयिक प्रश्नों को उठाया गया है।
रश्मिरथी चूँकि एक प्रबंध काव्य है और इसमें जय भारत की तरह संपूर्ण महाभारत को गाने का मोह न होकर केवल मुख्य नायक कर्ण के चरित्र को आधुनिक मानवतावाद के प्रकाश में उद्घाटित किया गया है और कर्ण के माध्यम से ये कहा गया कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। तो ये इसलिए पंक्तियाँ आपको हम बताते चल रहे हैं, थोड़ी सी अलग से इसलिए बात करते चल रहे हैं कि इनसे दिनकर जी से आप देखेंगे, उनके पंक्तियों से देखेंगे तो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर परशुराम की प्रतीक्षा की बात करें तो इसमें भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर परशुराम की प्रतीक्षा लिखी गई है। वहीं अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है और यह महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। अगर द्वंद्व गीत की बात करें, द्वंद्व गीत, तो द्वंद्व गीत का जो प्रारंभ होता है कुछ इन पंक्तियों से होता है, आप देखें, और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं परीक्षा की दृष्टि से। तू जीवन का कंठ, तू जीवन का कंठ, भंग इसका कोई उत्साह न कर, भंग इसका कोई उत्साह न कर, रोक नहीं आवेग प्राण के, संभल संभल कर आह न कर, उठने दे हुंकार हृदय से, जैसे वो उठना चाहे, किसका कहाँ वच्छ फटता है, तू इसकी परवाह न कर। तो इस तरीके से दिनकर जी की जो कविता आपने देखा द्वंद्व गीत, द्वंद्व गीत का जो प्रारंभ होता है इन पंक्तियों से होता है। दिनकर जी के निबंध की अगर बात करें तो इनके निबंध कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति एकता, हमारी सांस्कृतिक एकता, उजली आग, वेणुवन, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध, संस्कृति के 4 अध्याय। इनमें से कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जो निबंध ना होकर कई कुछ संस्मरणात्मक भी हैं। तो आइए देखते हैं कि और कौन कौन सी रचनाएं हैं। उससे पहले ये भी देख लें कि रामधारी सिंह दिनकर हर विचार की प्रासंगिकता को भारतीय समाज और संदर्भों में तौलते हैं और उसी हिसाब से व्यवहार तय करते हैं। उन्होंने लिखा है, और ये भी आप देखेंगे कि पंक्तियाँ दिनकर जी की बहुत ही प्रमुख पंक्तियाँ हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। पूछा जा सकता है कि अच्छे लगते मार्क्स, अच्छे लगते मार्क्स, किंतु है अधिक प्रेम गांधी से, प्रिय है शीतल पवन, प्रेरणा लेता हूँ आंधी से। दिनकर जी ने नेहरू को लोकदेव की उपाधि देते हुए लोकदेव नेहरू नामक किताब भी लिखी। वहीं नेहरू जी ने भी दिनकर की मशहूर गद्य कृति संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका लिखी। अब यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में है संस्कृति के 4 अध्याय, ये पूछा जा सकता है कि संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी, तो नेहरू जी ने लिखी। और नेहरू जी पर जो पुस्तक लिखी गई लोकदेव नेहरू, वो किसने लिखी, दिनकर जी ने। या नेहरू को लोकदेव की उपाधि किसने दी, तो दिनकर जी ने। अब आइए आलोचनात्मक ग्रंथों की बात कर लेते हैं। तो दिनकर जी की आलोचनात्मक ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज। इसमें से महत्वपूर्ण आपके लिए है शुद्ध कविता की खोज, कि शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी की कैसी रचना है, तो आलोचनात्मक ग्रंथ है। वहीं काव्य की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध, तो ये 5 जो रचनाएं हैं, इन 5 रचनाओं, आलोचनात्मक रचनाओं को आपको ध्यान रखना है और 5 महत्वपूर्ण हैं। दिनकर जी की गद्य गीत जो उजली आग है, जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वहीं इनका यात्रा वृत्तांत, देश विदेश और मेरी यात्राएं हैं। दिनकर जी का संस्मरणात्मक ग्रंथ अगर देखें तो वट पीपल, लोकदेव नेहरू, शेष निशेष, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, तो ये कुछ उनके संस्मरणात्मक ग्रंथ भी हैं। दिनकर जी ने एक अनुवाद भी किया है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि दिनकर जी ने
D.H. लॉरेंस की रचना का अनुवाद आत्मा की आंखें नाम से किया। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्मा की आंखें नामक रचना किसकी है, तो दिनकर जी की है। दिनकर जी ईर्ष्या के बारे में भी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आपको बता दें। यहाँ पर आप सुन लें, अच्छे से सुने, कोई बात नहीं। अगर आप नए हैं, कॉपी पेन आज लेकर नहीं बैठे हैं तो अभी तो सुन लीजिए, बाद में आप वीडियो को फिर से देखकर और लिख भी सकते हैं। तो दिनकर जी ने ईर्ष्या के बारे में कहा, क्या कहा है, ईर्ष्या और निंदा के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी कही जा सकती है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है दिनकर जी का, वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ दिनकर जी की और भी रचनाएं हैं, जैसे समरशेष है, विपथगा, बुद्धदेव, हिमालय का संदेश, आग की भीख, हाहाकार, कलिंग विजय, हारे को हरिनाम आदि रचनाएं हैं, जिनमें से हारे को हरिनाम दिनकर जी की अंतिम रचना है। वहीं दिनकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। जैसे धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि दिनकर मूलतः सामाजिक चेतना के चारण हैं। वहीं धीरेन्द्र वर्मा ने एक और भी कथन कहा है कि दिनकर अपने आप को द्विवेदी, युगीन और छायावादी काव्य पद्धतियों का वारिस मानते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है दिनकर जी के बारे में। वहीं डॉक्टर बच्चन ने दिनकर की रचना हुंकार को वैतालिक का जागरण गान कहा है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि किसने दिनकर की रचना को वैतालिक का जागरण गान कहा है। दिनकर की रचना हुंकार को वैतालिक का जागरण गान कहा है तो डॉक्टर बच्चन ने। या दिनकर की रचना हुंकार को वैतालिक जागरण का गान किसने कहा है तो डॉक्टर बच्चन ने। तो इस तरीके से घुमाकर कभी भी कैसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं संस्कृति के 4 अध्याय जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। इसके लिए दिनकर जी को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय संस्कृति के विकास के चरणों को ही संस्कृति के 4 अध्याय कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। इसे भी आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रकाशन से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसकी भूमिका किसने लिखा, तो अभी मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी है। इसके 4 अध्याय इस प्रकार हैं। 4 अध्याय कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे 4 अध्याय इस प्रकार से हैं। पहला अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। दूसरा अध्याय है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप। तो ये 4 अध्याय हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से संस्कृति के 4 अध्याय के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अध्याय को प्रकरणों में विभक्त किया गया है। जैसे ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी इसके अंदर की चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती हैं जितनी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव में कुल कितने प्रकरण हैं, तो 3 प्रकरण हैं। दूसरे अध्याय यानी प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह में कितने प्रकरण हैं, 7 प्रकरण हैं। हिंदू संस्कृति और इस्लाम में 13 प्रकरण हैं। भारतीय संस्कृति और यूरोप में 17 प्रकरण हैं। तो इनको क्रमागत भी ध्यान रखना है, चारों अध्याय को क्रमागत भी ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। और साथ ही साथ किस अध्याय में कितने प्रकरण हैं, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न बनेगा संस्कृति के 4 अध्याय से, तो आप ध्यान रखना इतना इनमें से ज़रूर बनेगा
इतना आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ इसका प्रकाशन कब हुआ यह भी ध्यान रखना है, इसकी भूमिका किसने लिखी यह भी ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हाँ, अब अगर और विस्तृत में पूछा जाता है तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव में जो 3 प्रकरण हैं वो कौन कौन से हैं, या दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण हैं कौन कौन से हैं, हिंदू संस्कृति और इस्लाम में 13 प्रकरण हैं कौन कौन से हैं, या अंतिम अध्याय 17 प्रकरण में कौन कौन से हैं। चलिए उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रकरण हैं। पहले उनसे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। इस रचना में दिनकर जी के क्रांतिकारी विचार मिलते हैं। इस ग्रंथ में आर्य द्रविड़ों की समस्या की भी बात की गई है। संस्कृति के 4 अध्याय इतिहास नहीं बल्कि साहित्यिक ग्रंथ है। इसके अध्यायों को प्रकरणों में विभक्त किया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय को भारतीय एकता का सैनिक भी कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है कि संस्कृति के 4 अध्याय को और किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय एकता का सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। अब पहले संस्करण की अगर बात करें तो पहले संस्करण में आर्य द्रविड़ समस्या का वृत्तांत बहुत ही संक्षिप्त था। आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन प्रकरण फिर से लिखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना पर सशक्त प्रभाव भी नया अध्याय है। यानी इनमें से नया अध्याय कौन सा है, तो बौद्ध साधना पर सशक्त प्रभाव भी नया अध्याय है। इस्लाम खंड भी पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रकरण इस प्रकार हैं, जैसे पहले अध्याय की अगर बात करें भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, तो इसमें प्रकरण है भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्यतर संस्कृतियां। अब अगर दूसरे अध्याय की बात करें प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, तो प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह यानी दूसरे अध्याय में जो 7 प्रकरण हैं, इनमें से कौन सा प्रकरण पहले संस्करण के बाद लिखा गया। अब अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि दूसरे अध्याय में लिखित 7 प्रकरणों में से कौन सा प्रकरण दूसरे संस्करण में लिखा गया या पहले संस्करण के बाद में लिखा गया, तो अभी मैंने आपको बताया कि बौद्ध साधना पर सशक्त प्रभाव बाद में लिखा गया। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा प्रकरण है जो बाद में लिखा गया। वैसे 7 प्रकरण कौन कौन से हैं उनको आप ध्यान दीजिए। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर सशक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तीसरे अध्याय की अगर बात करें यानी हिंदू संस्कृति और इस्लाम, तो इसको भी बताया गया कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम प्रश्न की जो भूमिका है ये भी नया है। इसमें भी नई चीज़ें लिखी गई, लेकिन इनमें अध्याय जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संबंध, यानी अमृत हलाहल मतलब शराब मदिरा, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामसिक या सामयिक संस्कृति के कुछ और रूप। अब अगर चौथे अध्याय की बात करें भारतीय संस्कृति और यूरोप, चौथा अध्याय, इसमें कौन कौन से प्रकरण हैं, तो भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नवोत्थान सर मोहम्मद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान,
अब इनमें से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौथे अध्याय में निम्न में से किसका नाम सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए मोहम्मद इकबाल भी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हुई, महात्मा गांधी की बात हुई है, महायोगी अरविंद की बात हुई, लोकमान्य तिलक की बात हुई, स्वामी विवेकानंद की बात हुई है, रामकृष्ण परमहंस की बात हुई है। तो इस तरीके से किसकी किसकी बात हुई है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम अध्याय के पहले प्रकरण में भारतीय जनता की रचना, जो पहले प्रकरण है, पहले अध्याय का पहला प्रकरण, उसमें कहा गया है कि कांग्रेस के ग्वालियर अधिवेशन में सभापति के पद से भाषण देते हुए डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने यह कहा था कि आदि मनुष्य पंजाब और शिवालिक की ऊंची भूमि पर विकसित हुआ होगा। अब यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। जो पहला प्रकरण है भारतीय जनता की रचना, उसमें कहा गया कि कांग्रेस के ग्वालियर अधिवेशन में सभापति के पद पर भाषण देते हुए डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने यह कहा था कि जो आदि मनुष्य था यानी आदि मानव था, पंजाब और शिवालिक की ऊंची भूमि पर विकसित ही हुआ होगा। और इसी प्रकरण में आदमी की नस्ल पहचानने वाले शास्त्र की भी बात की गई है। वहीं दूसरे प्रकरण में देवासुर संग्राम के भूगोल की चर्चा द्रविड़ों के परिप्रेक्ष्य में की गई है। इसी प्रकरण में किरात जाति का भी उल्लेख है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि किरात जाति का उल्लेख किसमें है। बताया गया है कि किरातों का मूल अभिजन पूर्वी चीन में था, वहीं से ये लोग तिब्बत, नेपाल, बर्मा, असम, उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार में आए। यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी किरातों का उल्लेख है। इसके अलावा और कहाँ पर उल्लेख बताया गया है, तो यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। पारसी जाति का उल्लेख भी इसी प्रकरण में है और वहाँ पर बम्बई और गुजरात में पारसी जातियों के बारे में बताया गया है। तीसरे प्रकरण की अगर बात करें तो तीसरे प्रकरण का विषय है वैदिक संस्कृति के विषय में बताया गया कि वैदिक संस्कृति के कुछ युग आर्य द्रविड़ संबंध, आर्य और द्रविड़ भाषाएं, आर्य और द्रविड़ स्वभाव, वर्ण व्यवस्था और जाति भेद, जाति प्रथा जन्मी कैसे, अंतर्जातीय विवाह के बारे में बताया गया, ब्राह्मण शूद्र और नारी का स्थान बताया गया कहाँ होता है, समन्वय की प्रक्रिया बताई गई, भौगोलिक एकता का भाव बताया गया। तो इस तरीके से इसे कई भागों में विभाजित किया गया और उसके बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय के पहले प्रकरण में वैदिक वाङ्मय, वेदांग, उपनिषद, वेद और उपनिषद की विचारधारा, बहुदेववाद, उपनिषदों की विशेषताएं, उपनिषदों का प्रभाव आदि के विषय में बताया गया। वहीं दूसरे अध्याय के दूसरे प्रकरण में जैन धर्म विद्रोह के कारण, नास्तिकता की परंपरा, अहिंसा की परंपरा आदि कई भागों में इसे विभाजित करके बताया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा, लेकिन इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले थे, जो बनने की संभावना थी, वो मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि संस्कृति के चार अध्याय को और किस नाम से जाना जाता है, इसकी भूमिका किसने लिखी, चारों अध्याय के नाम कौन कौन से हैं और प्रत्येक अध्याय में कितने प्रकरण हैं और कौन सा प्रकरण इनमें से नया है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप नए मेंबर्स हैं तो ऊपर जो मैंने नंबर बताया था कि 80 52 58 4 004, उस पर आप संपर्क कर लें। उस पर फीस और सारी चीज़ पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी। आप भी ऑनलाइन मेंबर हो सकते हैं। और आज ही हम लोग बात करेंगे अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय की रचना। और देखते हैं 2-3 दिनों में, बस 2 दिन और लगेगा और 2 दिन में मेहनत करके सारी चीज़ें आपको पढ़ा के इसको ख़त्म करना है इकाई 10 को। यानी अब आपका बच रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, मन्नू भंडारी का एक कहानी, ये भी, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का अपोधरी और राहुल संकीर्तन का मेरी तिब्बत यात्रा। तो इस तरीके से इसकी बात हम लोग करके और देखते हैं 2-3 दिन में इसको समाप्त करते हैं। फिर हम लोग को उपन्यास करना है, तो अभी उपन्यास बाकी है, वैचारिक पृष्ठभूमि बाकी है, उसकी भी बात करनी है हम लोगों को।
तो आप लोग भी मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। और परीक्षा के लिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये जो महामारी चल रही है कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और जैसे ही समाप्त होगा आयोग अपने परीक्षा की तिथि घोषित कर देगा। फिर जो लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत सुकून से घर में बैठे हैं कि चलो परीक्षा आगे बढ़ गई, फिर उनका क्या होगा? इसमें सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाएंगे, वही क्वालिफाई कर पाएंगे जो लगातार लगे रहेंगे। अचानक से आप 1 महीने में डेट आ जाए तो 1 महीने में पढ़कर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अभी भी वक्त है, अभी भी मैं समझा रहा हूँ कि अभी भी अगर आप लग गए तो बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर जुलाई में नहीं भी हुआ, इन केस अगस्त में चला जाता है, तो क्या समस्या है आपके लिए? आपके लिए तो अच्छा है और बेहतर करने का। अगर कहीं से मन में संकोच था कि थोड़ी सी कमी रह गई है, तो कमी भी आप पूरा कर लेंगे और जेआरएफ आपका हो जाएगा। तो आप मेहनत करिए, लगातार लगे रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आपका होगा अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञे जी की रचना।